सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक नए प्रोग्राम जिसमें हम खबरों का एनालिसिस प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिससे प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण खबरें एक स्थान पर आपके लिए प्रस्तुत की जा सकें और आप उन खबरों पर हमारे साथ मेहनत करके अपने स्कोर को प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर कर सकें, अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकें। आइए आज फिर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण कुछ खबरों पर। पहली खबर जिस पर हमें बात करना है वह है विशिष्ट भूमि पहचान संख्या। जैसे कि हमारे और आपके पास एक आधार कार्ड है, उस पर हमारा और आपका आधार संख्या लिखा हुआ है जो कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। ठीक इसी तरह से भारत सरकार यह योजना लेकर आई है कि एक वर्ष के भीतर भारत के प्रत्येक भूखंड को अर्थात लैंड के टुकड़े को क्या किया जाएगा, 14 अंक का एक पहचान संख्या दिया जाएगा और यही पहचान संख्या क्या है, विशिष्ट भूमि पहचान संख्या है। और इसी के कारण इसको कहा जा रहा है कि इसे भूमि का आधार कार्ड कहा जाएगा, अर्थात ये भूमि प्रत्येक लैंड का क्या होगा, आधार नंबर होगा। इससे क्या होगा कि जो भूमि का रिकॉर्ड है वह बेहतर हो सकेगा, भूमि की जो खरीद बिक्री होती है वह पारदर्शी हो सकेगी और सरकार को यह जानकारी रहेगी कि कौन इसको खरीद रहा है, कौन वह बेच रहा है, क्योंकि जैसे ही यह नंबर डाले जाएंगे कंप्यूटर सभी जानकारियां अपने आप ऑटोमेटिक बता देगा। इससे भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं वह कम होंगे और जो लैंड का रिकॉर्ड है वह वर्तमान समय के अनुकूल हो सकेगा, आधुनिक हो सकेगा और इससे एक बेहतर लैंड रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएगा। दरअसल यह कोई जो योजना है यह नई नहीं है। वर्ष 2008 में सरकार ने डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसी का यह अगला चरण है। अर्थात विशिष्ट भूमि पहचान संख्या का जो संबंध है वह किससे है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम से है, जिसको सरकार ने वर्ष 2020-21 तक बढ़ा दिया है और इसी के तहत यह 14 अंकों का पहचान संख्या प्रत्येक लैंड के टुकड़े को दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में जो राज्य शामिल हुए हैं वह है बिहार, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और गोवा। यहां पर राज्यों को अगर काउंट करेंगे तो यह 11 राज्य हैं, जबकि ऊपर लिखा है 10 राज्य। तो ये जो 11 राज्यों के नाम हैं मैंने लिए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट से, इसलिए यहां पर 11 राज्य दिए गए हैं। इसलिए आपसे यह प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेगा कि 10 हैं या 11 हैं, हाँ ये जरूर पूछेगा कि आखिर इनमें से कौन से राज्य इसमें शामिल हैं या नहीं है। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी से मिलता जुलता एक डिसीजन लिया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के जो लैंड होल्डिंग है अर्थात भूमि के टुकड़े हैं उनको 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया जाएगा। 16 अंकों का यूनिकोड क्या होगा, प्रत्येक भूमि का अपना एक यूनिकोड होगा जो उसकी पहचान को बताएगा। अब इन 16 अंकों में जो प्रारंभ के 6 अंक हैं वह भूमि की संख्या को बताएंगे, 4 अंक 6 के बाद जो 4 अंक होंगे वह भूमि की विशिष्ट पहचान को बताएंगे, जो 11 से लेकर 14 तक के अंक होंगे वह भूमि के विभाजन की संख्या को बताएंगे और लास्ट के 2 अंक भूमि के प्रकार को बताएंगे। भूमि के प्रकार का मतलब है कि आखिर वो कृषि वाली भूमि है, आवासीय क्षेत्र है या फिर व्यावसायिक क्षेत्र है, किस प्रकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह जो लैंड होल्डिंग यूनिकोड है इसको जारी किया जाएगा राजस्व विभाग के द्वारा, यह आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 244 के सब क्लॉज 1 पर। तो देखिए यहां पर शब्द क्या है, आर्टिकल 244 का सब क्लॉज ए का मतलब है, ये चूंकि कैपिटल में लिखा हुआ है इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है।
तो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा आर्टिकल 244 में इस उपबंध को जोड़ा गया और इससे अर्थात 22वें संविधान संशोधन से जो आर्टिकल 244 है उसके साथ ए जुड़ गया। तो हम समझेंगे आर्टिकल 244 ए क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। अभी हम सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 244 क्या है। तो 244 में लिखा हुआ है इसका संबंध है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से, और ये जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र होते हैं यहाँ की जो प्रथाएं हैं, इनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग होते हैं, इसलिए इनको कई प्रकार की स्वायत्तता दी जाती है। तो इसी से संबंधित है आर्टिकल 244 का 1। तो 244 में क्या है, कुछ जो है कि पॉइंट्स हैं, उसी का जो सब क्लॉज 1 है, पहला है, वह संबंधित है 5वीं अनुसूची से, जबकि आर्टिकल 244 का सब क्लॉज 2 संबंधित है 6वीं अनुसूची से, और जो 6वीं अनुसूची का संबंध है वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। अब ये जो 244(1) ए है इसको समझिए। तो 244 ए कहता है कि संसद के पास अधिकार है कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर वह एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकता है। स्वायत्त राज्य का मतलब है कि वह जो असम के जो कानून नियम वहां पर चलते हैं उससे अलग कुछ नियम बना सकता है और यहाँ के जनजातीय लोगों को कुछ स्वायत्तता प्रदान कर सकता है। यहाँ पर स्थानीय विधायिका भी बनाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहां संसद को अधिकार है 244 ए के तहत कि स्थानीय विधायिका भी बनाई जा सकती है, मंत्री परिषद भी बनाया जा सकता है, या फिर दोनों की स्थापना की जा सकती है। आर्टिकल 244 ए में कहा गया है कि यहां पर जो लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, अर्थात जनजातीय लोगों को कानून व्यवस्था का भी अधिकार दिया जा सकता है, जो कि काफी लिबरल है। लिबरल होने का मतलब है कि कानून व्यवस्था का अधिकार सामान्यतः नहीं दिया जाता, यह राज्य के पास रखा जाता है, और यह जो जनजातीय क्षेत्रों में जो स्वायत्त परिषद बनती हैं उनको कानून पर नियंत्रण नहीं दिया जाता। लेकिन आर्टिकल 244 ये कहता है कि उनको कानून व्यवस्था का अधिकार भी दिया जा सकता है, अर्थात ये जो 6वीं अनुसूची से ज्यादा अधिकार देने की बात यह करता है। और दरअसल हुआ क्या था कि अगर आपको पता हो तो 1950 के दशक के बाद से ही असम में कुछ लोग यह मांग करने लगे थे कि हमको क्या हो अलग किया जाए। तो उसमें आपने देखा होगा असम से अलग करके कुछ राज्यों का निर्माण किया। वर्तमान समय में कुछ लोग असम के हैं वह यह कह रहे हैं कि आर्टिकल 244 ए के तहत हमें क्या किया जाए, अलग एक राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। उसी की वजह से आर्टिकल 244 ए क्या है, चर्चा में बना हुआ है। तो जैसा हमने कहा कि 244 का संबंधी किससे है, जनजाति और जो है कि अनुसूचित क्षेत्रों से, और उसी के संबंध में जो है कि यह प्रावधान पहले भी इस तरह की मांगे उठती रही हैं। इसी के कारण 22वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 244 में क्या किया गया, ए को जोड़ा गया। तो अब देखिए इसमें 6वीं अनुसूची भी शब्द आ गया। तो 6वीं अनुसूची का जो संबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से है, और यहाँ पर जनजातीय लोगों को अधिक अधिकार दिए जाते हैं जिससे वह अपने मूल्यों को संरक्षण कर सकें। और यह जो अधिकार 6वीं सूची के तहत दिए जाते हैं, इसके लिए 2 जो है कि आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है 244 का सब क्लॉज 2 जो हमने ऊपर बताया, और दूसरा है 275 का सब क्लॉज 1। और यह जो 6वीं अनुसूची होता है इसमें राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह स्वायत्त जो जिले होते हैं उनका गठन करे, उनका पुनर्गठन करे, उनके सीमा में परिवर्तन करे। और यह जो 6वीं अनुसूची के तहत प्रशासन संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अधीन होते हैं, अर्थात पूरी तरह से यहां पर जो है कि उनको वह अधिकार नहीं मिलते जैसा कि हमने कहा 244 ए के तहत दिया जा सकता है। अब थोड़ा 5वीं अनुसूची को समझ लीजिए कि ये 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अर्थात 6वीं अनुसूची में शामिल किए गए राज्यों से अलग जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको रखा जाता है 5वीं अनुसूची में। वर्तमान समय में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड,
झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना इसके तहत आते हैं। यहाँ जो अधिकार होता है 5वीं अनुसूची के तहत, यह प्रशासन संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं ये संघ की कार्यकारी शक्तियों के अधीन होते हैं, ना कि राज्य के। तो आई होप आप समझ पाए होंगे आर्टिकल 244 का जो सब क्लॉज ये है उसका संबंध क्या है। अब हम बात करते हैं अगली खबर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 से संबंधित, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 से। इसको जारी करता है यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक संगठन है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो जारी करता कौन है? यूएस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो ये पूरा नाम है, एक ही में है, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है GIPC। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। यह क्या करता है? प्रत्येक वर्ष जो कि 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों और कॉपीराइट नीतियों और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपत्तियों के व्यवसायीकरण का मूल्यांकन करता है। आसान शब्दों में बताऊं कि यह जो है कि 53 देशों के जो बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा का मतलब है कि कोई नई चीज आपने बनाया, उसका पेटेंट लिया, उसका कॉपीराइट लिया, तो आखिर उन अधिकारों को कैसे लोग प्राप्त कर रहे हैं, कैसे उन अधिकारों को संरक्षित रखा जा रहा है, कहां पर कितने पेटेंट आ रहे हैं, कहां पर जो है कि लोग कितना कॉपीराइट ले रहे हैं, अर्थात वहां पर इनोवेशन का लेवल क्या है, कुल मिलाकर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वह कितनी ज्यादा है, उसको लेकर एक इंडेक्स जारी करता है। और अभी जो 2021 का इंडेक्स जारी किया गया है, यह 9वां संस्करण है, जिसमें भारत को 53 देशों की सूची में 40वां स्थान प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो स्थान है वह क्या है, जो है कि 40वां स्थान है। और इसकी जो थीम है वह आपसे पूछी जा सकती है, वह है रिकवरी थ्रू इंजेनिटी। तो आपसे पूछा जाए अगर रिकवरी थ्रू इंजेनिटी किसकी थीम है तो बताइएगा वह इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है उसकी थीम। इसके जो पहले जो देश हैं जो सबसे ऊपर आए हैं वह है USA, यूके और जर्मनी। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा यूएसए का जो स्कोर है इसमें 95.31 है। वहीं यूके का जो स्कोर है वह 93.9 है। जर्मनी का जो स्कोर है वह 92.2 है। वहीं भारत का जो स्कोर है जिसके आधार पर भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है, वो भारत का स्कोर है 38.40। तो देख सकते हैं भारत का स्कोर काफ़ी कम है। जैसे कि अगर यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए का है 95.31, उसकी तुलना में भारत का स्कोर काफ़ी कम है। अर्थात हमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैकेनिज्म है उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। भारत का जो स्कोर है उसमें गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है? क्योंकि पिछले साल जो भारत का स्कोर था वह था 38.46 था, अर्थात 0.06% की क्या है गिरावट दर्ज की गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन पर काम करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे अपनी अगली खबर पर, जो है विश्व शहर सांस्कृतिक मंच अर्थात वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। तो जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है ये एक मंच है। दरअसल क्या हुआ, वर्ष 2012 में लंदन में 8 शहरों के प्रतिनिधि अर्थात मेयर एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि जो हमारी स्थानीय सरकार है, मेयर क्या होते हैं, स्थानीय सरकारों के प्रमुख होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें जो स्थानीय सरकारों की भूमिका है इसको बढ़ाना होगा, हमें कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे हर स्थानीय सरकार के कुछ पहचान होती है, जो उनकी संस्कृति का भाग होती है, वह भी संरक्षित रहे। और आने वाले समय में जो चुनौतियां स्थानीय सरकारों के सामने आ रही हैं, जैसे कि कोरोना भी एक क्या है, एक चुनौती है, इनका कैसे हम सामना कर सकें, इन सभी चीज़ों पर लेकर क्या हुई, बातचीत हुई। और वहीं से यहाँ पर क्या हुआ, स्थानीय सरकारों के एक नेटवर्क का निर्माण किया गया वर्ष 2012 में। वर्तमान समय में यहाँ पर जो सदस्य संख्या है वह
और 40 देशों की है, और दक्षिण एशिया से भारत एकमात्र देश है जो कि क्या करता है, यहाँ पर अपने प्रतिनिधि को भेजता है। यह जो मंच है, यह जो फोरम है, ये संस्कृति संरक्षण में स्थानीय सरकार को भूमिका को बढ़ाती है, स्थानीय सरकारों को वह महत्व प्रदान करती है जिससे उनके कार्यों की पहचान मिल सके। वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख हैं वह लंदन के मेयर सादिक खान हैं। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के साथ साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहां पर यह बताएंगे कि कैसे दिल्ली की स्थानीय सरकार और भारत की स्थानीय सरकारों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है और वह अपनी संस्कृति, अपने यहाँ के जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि उनकी संस्कृति का भाग है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया है। ये जो संस्कृति मंच का आयोजन होगा, इसकी जो थीम है वह काफी महत्वपूर्ण है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। द फ्यूचर ऑफ कल्चर अगर पूछा जाए किसका जो है कि थीम थी तो बताइएगा वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का। यह यहाँ जो मंच पर जब बातचीत होगी उसमें प्रयास किया जाएगा कि कैसे संस्कृति रचनात्मकता में एक जो है कि समन्वय बनाया जाए और फिर इन दोनों का समन्वय पब्लिक पॉलिसी से बनाया जाए और किस तरह से पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से जो स्थानीय सरकारों के महत्व को उजागर किया जाए, स्थानीय सरकारों की क्षमता को बढ़ाया जाए। तो इसके वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के विषय में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी। ये जो दुर्लभ बीमारियां हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो लाखों में से किसी एक व्यक्ति को होती हैं और जैसे कि आप देखते हैं वो सामान्य बीमारियों से अलग होती हैं। कई बार आपने बच्चों को अलग तरीके से देखा होगा, कई बार आपने स्किन डिजीज जो होती हैं उसको कुछ अलग रूप में देखा होगा, जिनको देख के आपको लगता है ओ ये भी एक बीमारी है। तो ऐसी बीमारियों को बोला जाता है रेयर डिजीज। दरअसल इस संदर्भ में, रेयर डिजीज के संदर्भ में भारत के पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं थी। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लंबे समय से ये कह रहे थे कि हमारे पास ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और इसी की पूर्ति के रूप में राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इसका पहले पब्लिक ड्राफ्ट दिया गया है, लोगों को इस पर अपनी राय दी गई थी, अर्थात लोगों से कहा गया था कि आप अपनी राय दे सकते हैं। अब यहां पर मंजूरी इसको मिल गई है। अब इससे क्या होगा कि जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनके विषय में जानकारी होगी, उनके विषय में शोध को बढ़ावा मिलेगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा, उनके लिए दवाओं का उत्पादन हम कर पाएंगे, क्योंकि जो रेयर बीमारियां हैं उनके लिए कोई दवा का उत्पादन भी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि दवाएं बिकेंगी नहीं। तो इन सब चीजों को फायदा होगा। साथ ही साथ जो रेयर डिजीज के लिए उपकरण है, मेडिसिन है, मेडिटेक है, मेडिसिन से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसका उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ जो दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित लोग हैं उनको भी सहायता मिल पाएगी। दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित लोगों को 20 लाख तक की सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ जो दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित लोग हैं उनके लिए क्राउड फंडिंग का भी व्यवस्था होगा। क्राउड फंडिंग का मतलब आसान शब्दों में समझाऊं कि मान लेता हूं कि मैं दुर्लभ बीमारी से या रेयर डिजीज से प्रभावित हूं, मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पर या जो है कि मेरी सूचना कि मैं इस बीमारी से प्रभावित हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो क्या कि सरकार एक प्लेटफॉर्म बना सकती है जहां पर वो सूचना देगी कि यह जो है कि रेयर डिजीज से प्रभावित हैं, इनको इतनी जो है कि मदद की आवश्यकता है और आप सब क्या करेंगे, मदद करेंगे, तो सरकार के उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे पैसा मिल जाएगा। इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है और साथ ही साथ दुर्लभ बीमारियों की एक रजिस्ट्री बनेगी जिससे दुर्लभ बीमारियों रेयर डिजीज का पूरा नेटवर्क, पूरा जो है कि उसके विषय में बेहतर जानकारी हमको मिल पाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और इसके तहत आने वाले समय में लगभग भारत की 40% आबादी को कवर किया जाएगा। ये 40% आबादी वह होगी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है कि क्या होती है, शामिल होती है। अभी जैसा कि दुर्लभ रोग जो होते हैं ये जैसा हमने बताया कि लाखों में से एक लोग को होते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि जो 80% से अधिक रोग होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, जेनेटिक होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं मान लेता हूं इससे प्रभावित हूं तो मेरी आने वाली जनरेशन में भी चांसेस हैं कि वह रेयर डिजीज हों, इसलिए बच्चों पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो इस पर क्या होगा, रिसर्च किया जाएगा, शोध को बढ़ावा दिया जाएगा और हर बच्चे को प्रोटेक्ट करने का प्रयास
प्रयास किया जाएगा। भारत में लगभग 60 मिलियन लोग क्या है दुर्लभ रोग से प्रभावित हैं, तो इससे क्या होगा, इन लोगों को मदद मिल पाएगी। अब हम बात करते हैं अंडर वाटर टेलीस्कोप के विषय में। ये जो अंडर वाटर टेलीस्कोप होते हैं, ये ऐसे टेलीस्कोप होते हैं जो पानी में लगाए जाते हैं, और वर्तमान समय में रूस के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील में क्या किया है, इसी प्रकार के टेलीस्कोप को लगाया। आपको पता है कि जो बैकाल झील है वह दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है, और जल धारण क्षमता के अनुसार वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। और इसी में क्या किया गया है, एक जो है कि टेलीस्कोप लगाया गया है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, बैकाल गीगाटोन वॉल्यूम डिटेक्टर है। ये क्या है, एक टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य है न्यूट्रिनो के विषय में जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए, न्यूट्रिनो को आसान शब्दों में समझिए। जैसे आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो दरअसल ये जो न्यूट्रिनो होते हैं बहुत सूक्ष्म आकार के पार्टिकल होते हैं। इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, यह टेलीस्कोप लगाया गया। दरअसल ये है, इसी पानी में क्यों लगाया गया, इसके पीछे कारण ये है कि जब कोई प्योर वाटर होता है या फिर जो अगर कोई बर्फ का क्षेत्र होता है, तो उसमें ये न्यूट्रिनो क्या करते हैं, एक अलग प्रकार की लाइट उत्पन्न करते हैं, और उसके माध्यम से इन जो न्यूट्रिनो हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको समझना आसान होता है। इसी के कारण इस झील वाले क्षेत्रों में यह टेलीस्कोप लगाया गया। न्यूट्रिनो के विषय में अभी हमारी और आपकी जितने लोग हैं सबकी जानकारियां काफी सीमित हैं, लेकिन यह माना जाता है कि न्यूट्रिनो को अगर हम समझ गए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो रहस्य हैं उनको भी हम समझ पाएंगे, और हम यह पता कर पाएंगे कि आखिर यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार के पार्टिकल से हुई, और साथ ही साथ जो हमारे मॉलिक्यूल स्तर तक की जानकारी है, अर्थात जो हमारे अणु स्तर पर जानकारी है वह बेहतर हो सकेगी। तो कई संभावनाओं को देखते हुए यह क्या किया गया है, यह जो है कि आपका एक टेलीस्कोप यहाँ पर लगाया गया। यह टेलीस्कोप क्या करेगा कि जो यहाँ पर लाइट उत्पन्न होगी न्यूट्रिनो के द्वारा, क्योंकि ये पानी वाला क्षेत्र है, तो इसको डिटेक्ट करेगा, इसको कैप्चर करेगा, और हो सकता है भविष्य में इसके द्वारा कुछ बेहतर जानकारी हमारे आपके पास आ पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।